हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा पॉइंट। और 25 फरवरी के जो जेईई मेंस के पेपर हुए हैं 2 शिफ्ट में, उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मैथमेटिक्स पेपर, सो फोकस। तो मैथमेटिक्स के मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल वैल्यू of k for which x square minus 2 times 3k minus 1x plus 8k square minus 7 is greater than 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने इनइक्वालिटी से इन्वॉल्व क्वेश्चंस भी कराए थे, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन हमारा ऑलरेडी चैनल पे हो चुका है। तो इसमें मैंने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डोमेन रेंज में भी कराया था, इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को मुझे ऑलवेज पॉजिटिव रखना है तो डिस्क्रिमिनेंट से उसका क्या रिलेशन बताया था मैंने, कि डिस्क्रिमिनेंट को ऑलवेज निगेटिव रहना पड़ेगा। ये रिलेशन मैंने बताया है। तो इस रिलेशन को यूज क्यों नहीं करते हो कि डिस्क्रिमिनेंट को अगर ऑलवेज निगेटिव रहना है तो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट हियर? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है यहाँ पर? क्या है बच्चा? -2 टाइम्स 3k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 8k स्क्वायर माइनस 7 है ना। तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा, तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स 3k माइनस 1k स्क्वायर माइनस 32k स्क्वायर प्लस 28। ये क्या होगा? लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0। यहां लिख लो 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k माइनस 32k स्क्वायर प्लस 28 लेस देन 0, यानी 36k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24k माइनस 32k स्क्वायर प्लस 28 लेस देन 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? 4k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 32 लेस देन 0। ये कॉमन ले ले 4k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेस देन 0। यहां तक बात समझ में आई? इक्वेशन यहां बन गई मेरी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4k प्लस 8 लेस देन 0। तो k की 2 वैल्यू आती है, 2 और 4, ठीक है। तो जब हमने जनरल मैथमेटिक्स पढ़ी थी, जब जनरल मैथमेटिक्स का डिस्कशन हो रहा था, तो हमने वेबी कर्व मेथड पढ़ा था क्या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए? क्यों आकाश, क्या हमने वेबी कर्व मेथड का डिस्कशन किया था? तो वेबी कर्व मेथड अप्लाई कर बच्चा। तो इधर 2 को प्लॉट कर, इधर 4 को प्लॉट कर। तो 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंड इन इंटरवल्स पे चेंज करती है। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए? निगेटिव वाला। तो k बिलोंग्स टू 2 से 4, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी है नहीं, इक्वल टू दिया नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। 2 से 4 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 से 4 के बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आती है बच्चा? कौन सा इंटीजर आता है 2 और 4 के बीच में? 3 आता है। 3 हमारा आंसर है, राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े क्या? लेट्स मूव ऑन। This was a JEE Mains question this year. It has come in the shift 1 of 25th February. तो क्या इसे मैं हार्ड बोलूं कि चिंदी बोलूं? बोलो ना। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी आपको जो भी चैनल्स पे देखेंगे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, केवल आपको आंसर बता दिया जा रहा है कि ये सॉल्यूशन है, ये आंसर है। डिटेल्ड सॉल्यूशन में दे रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ही क्वेश्चंस का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अपने चैनल पे केवल उन्हीं पोर्शंस को कवर किया है, और जिन पोर्शंस को मैंने कवर किया मैं केवल उन्हीं पोर्शंस का सॉल्यूशन दे रहा हूं अभी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने 7 लेक्चर्स लिए ट्रिग्नोमेट्री पे, और उसके साथ 4 डीपीपी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। कुल मिला के 12 लेक्चर्स, और फिर से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लेक्चर्स। तो मैंने लगभग 15 से 20 घंटे का लेक्चर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्वेश्चन तो गलत तुम लोग को करना ही नहीं है। तो देख लो बच्चा, इसमें दिया क्या है, इफ x इक्वल टू
समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cos 2n थीटा एंड y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी sin 2n फाई। इस पॉइंट को नोट करना, यहाँ फाई है यहाँ थीटा है, दोनों को सेम थीटा थीटा मत लेके जाना बच्चा। तो मेरे को ये भी दिया है कि z इक्वल टू n 0 टू इंफिनिटी sin 2n थीटा cos 2n फाई। तो मेरे को इन तीनों में रिलेशन फाइंड करने बोल रहा था। इन तीनों में रिलेशन क्या है? ऑप्शन में दिया है एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड एंड बी वन इज एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड एंड थर्ड इज एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 एंड फोर्थ वन इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4। तो देखो भाई, पहले तो जो ये समेशन के टर्म्स में दिया है इसको पहले सिंपल फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, ठीक है? तो पहले वो अप्रोच अपनाओ, ठीक ना? पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और देखो क्या डेवलप होता है, ठीक है? और उसको कंडेंस करने का कोशिश करो। तो देखो भाई क्या करते हैं हम क्या करते हैं उसको देखो। तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है समेशन x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cos 2n थीटा। तो हम इसको अगर हम समेशन को एक्सपैंड करें, समेशन को मतलब सॉल्व करें तो क्या आता है वैल्यू? n है यहां पर, सॉरी मेरी मिस्टेक है, n यहां पर थी। तो n की वैल्यू 0 डालनी है, तो अगर आप n की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां 1 आएगा फर्स्ट टर्म। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चा? cos 1 डालोगे तो cos स्क्वायर थीटा, देन नेक्स्ट टर्म cos 4 थीटा, उसी तरह cos 6 थीटा प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कैसी सीरीज है बच्ची? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? कैसी सीरीज है? विच टाइप ऑफ सीरीज? जीपी है ना, इन्फिनाइट जीपी है ना, तो इसका सम तो फाइंड कर सकता है तू, कर सकता है ना? कर लेना। तब आगे बढ़ते हैं, y को देखते हैं। तो y जो मेरे को दिया है वो समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी sin 2n फाई दिया है। इसको भी उसी तरह लिख, इसको भी वैसे लिख। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन 4 फाई प्लस साइन 6 फाई डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये भी वही चीज है, ये भी जीपी है, इसका भी सम फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके सम्स को फाइंड कर लेना। तो सेम यहां भी कंडीशन आ जाती है जेड के साथ भी। जेड को भी एक्सपेंड करोगे जो कि है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी साइन 2n थीटा एंड cos 2n। लेट मी सी द क्वेश्चन, इट्स cos 2n फाई, ठीक है? क्वेश्चन सही से देख रहा है ना भाई? लेट मी सी cos 2n थीटा sin 2n फाई sin 2n थीटा एंड sin 2n फाई, ठीक है? यहां पर मिस्टेक है, ये आपका cos 2n थीटा एंड sin 2n फाई है, आई एम सॉरी। ये cos 2n थीटा एंड sin 2n फाई है, ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? cos 2n थीटा एंड sin 2n फाई। तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब z को लिखते हैं। तो पहले मैं x का लिख लूं क्या? इसका x का समेशन, तो x का समेशन क्या हो जाएगा? s इंफिनिटी क्या होता है? a बाई 1 माइनस r। पहला टर्म 1 है और यहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या? और ये वाला क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। तो x और y की वैल्यू क्लियर है, ठीक है? अब z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू रिमेंबर रखना, ठीक है? याद रखना। तो हम यहां लिख लेते हैं भाई, याद हमको रखता नहीं कुछ। x की वैल्यू कितनी आई? cosec स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा, यही आई थी ना? गलत नहीं ना है? ठीक। तो अब हम z पे आते हैं, z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो z हमारा हो जाता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस cos 4 थीटा साइन 4 फाई डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। यही चीज होता है ना? तो अब ये भी वैसे ही जीपी है,
तो इसका सम क्या लिखोगे 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, यही लिखोगे ना। चलो यहां तक की बात हटाते हैं, यहां तक की बात हट गई। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ फाई है भाई, फाई है, सेक स्क्वायर फाई है, मिस्टेक मत करना, थीटा फाई पे थोड़ा ध्यान दो, फाई है वहां पर। तो ये वैल्यू आ गई ना। तो अब हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इस टर्म्स को डेवलप करना होगा, तब ना एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इसको डेवलप करना है तो क्या करें, डिवीजन बाई दिस टर्म कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, हियर ऑल्सो cos square theta and sin square phi, here also cos square theta and sin square phi, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ने इसका डिवीजन किया तो डेवलप क्या हुआ, sec square theta and cosec square phi अपॉन sec square theta and cosec square phi -1, ये डेवलप हुआ। एनी प्रॉब्लम, इसको आगे चलें, इधर ऊपर का डिलीट करें। तो अब मेरी बात क्या है, तो हमारे पास किसकी x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा थी और y की वैल्यू हमारे पास sec स्क्वायर फाई थी। इन पॉइंट्स को नोट कर बच्चा, यहाँ थीटा है और यहाँ पर फाई है और तेरे को क्या दिया है, sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये गलती मत करना कि sec स्क्वायर फाई की वैल्यू y डाल देना और cosec स्क्वायर फाई की वैल्यू x डाल देना। ये मिस्टेक बहुत बच्चों ने ये जेईई मेंस में मिस्टेक करके आए हैं, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करके आए हैं। और ये ऑप्शन क्या मार के आए हैं, एक्स वाई अपॉन 1 एक्स वाई माइनस 1, दिस, ये आंसर बहुत बच्चे मार के आए, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा पता है तो हम सेक स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - 1/x, क्लियर। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 1/x, क्लियर है। तो मेरे को चाहिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा x/x - 1, क्लियर। तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो जैसे सेक स्क्वायर थीटा फाइंड किया वैसे cosec स्क्वायर थीटा को नहीं, cosec स्क्वायर फाई को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कैसे, क्या लिख सकते हो, y/y - 1, क्लियर है। तो वही चीज अब हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम पुट करेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे x/x - 1 और cosec स्क्वायर फाई को पुट करेंगे y/y - 1, ठीक है। चलिए, तो x/x - 1 इंटू y/y - 1 क्लियर है इतना अप्रोच, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाता है, xy अपॉन xy माइनस xy माइनस x माइनस y प्लस 1, इतना आ जाता है ना, बोलो बच्चा। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो xy माइनस xy प्लस x प्लस y माइनस 1, ये कैंसिल हो जाता है, xy अपॉन x प्लस y माइनस 1 आ जाता है, जो कि किसके बराबर है, z के बराबर है ना। तो यहां से मिटाता हूं, ये z के बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां से जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। जेड को उधर भेज देता हूं, तो जेड एक्स प्लस जेड वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ठीक है। इन दोनों में जेड कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। क्या मेरा ऑप्शन आया, क्या फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, क्या फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है क्या। तो दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस वॉज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये आईआईटी जेई के पीवाईक्यू का क्वेश्चन था जो कि जेई मेंस में आया। तो आईआईटी जेई का पीवाईक्यू कभी भी बनाया करो, जब भी मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आईआईटी जेई का पीवाईक्यू को मत छोड़ो बच्चों। आईआईटी जेई का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन देते हो तो उसके पीवाईक्यू को जरूर बनाओ। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो
नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और आया था, देखते हैं। वो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। जैसे क्या था भाई, इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड वन रूट इज 1 माइनस 2 आयोटा वेयर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पॉइंट नोट करने लायक है। फाइंड अल्फा माइनस बीटा। ऑप्शन नंबर 1 12, बी 10, सी -7 एंड डी इज 7। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनने लायक है क्या? ट्राई करो इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी थोड़ा लिंकिंग है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन आ गया, जो कि आ ही नहीं रहा है। इस बार तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूं। इस बार की जो भी 2-3 शिफ्ट हुए उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो आया ही नहीं है। देखो कहीं आज की शिफ्ट में आ जाए। चलो देखते हैं। तो इसका देखो भाई क्या होगा, बनेगा? ट्राई करोगे? ट्राई करो एक बार। और ये कंडीशन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कभी भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब अल्फा बीटा रियल होगा। अल्फा बीटा रियल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। जो कंडीशन मैं बताने जा रहा हूं और जो कि तुम लोग जानते हो, कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहते हैं? जब उसके रूट जब उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। माइंडेड। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहते हैं? जब a b कॉमा सी आर रियल नंबर ना। ये तीनों रियल होने चाहिए ना भाई। ये रियल होंगे तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तभी ये रियल होंगे, और ये अगर दिया है रियल तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना? तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या होंगे? अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा गिवन है तो अदर रूट को तुम यू कैन डायरेक्टली प्रिडिक्ट, अदर रूट को डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अदर रूट को तुमको गेस कर सकते हो। जैसे कि अगर एक रूट बता रहा है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरे रूट को डायरेक्ट कर सकते हो 2 - 3 आयोटा, डायरेक्ट कह सकते हो। उसके लिए तुमको कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता, दैट मेथड हम यहां पर लगाएंगे कि एक रूट 1 - 2 आयोटा है तो दूसरा रूट हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। अब हमको फाइंड क्या करना है? अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस अल्फा नहीं करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यहां माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी 1 + 2 आयोटा प्लस 1 - 2 आयोटा बराबर माइनस अल्फा। ये कट गया, 2 बराबर माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अल्फा की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर? तो बीटा की वैल्यू निकाल लो, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। तो यहां पर 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा बराबर बीटा, यानी 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर बराबर बीटा, यानी 1 - 4 आयोटा स्क्वायर बराबर बीटा, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है? तो हमको अल्फा माइनस बीटा करना है, यानी -2 - 5 क्या आ जाएगा? -7। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है, जो कि हमने डिस्कस किया था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है जो हमने डिस्कस किया था। उसको नीचे कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल PYQ से उठा के डाला हुआ है। तो क्या है भाई? इफ a0 इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन 3a9। ऑप्शन ए है 2 माइनस 2 3 एंड ऑप्शन डी इज -3। तो देखो बच्चा, ये ए नॉट गिवन है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, एंड अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है दिस इक्वेशन के। तो अगर अल्फा बीटा रूट्स गिवन है तो क्या मैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं लिख सकता हूं क्या? तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे? -2 लिखोगे। ये दो चीज तो लिख सकते हो ना। अगर इनके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो ये दो चीज तो तुम इससे डिराइव कर सकते हो, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अब मेरी बात ये है कि ए नॉट नहीं, यहां पर an होगा। अगर an गिवन है तेरे को, तो an गिवन है तो a10 और a8 और a9 की वैल्यू तो तू डायरेक्ट निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? a10 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, a8 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, और a9 हो जाएगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है, बस n की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अब बात यहां पर बनती है कि उसको इसमें डालो। क्या होता है? अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन 3 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये वैल्यू हमारे पास बन के आती है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमको एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है इन दो इक्वेशंस का यूज करके। तो मैं इनका भी यूज कर सकते हो। और एक और बात हमारी बनती है कि अगर अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और एक बहुत अच्छा इससे एक रिजल्ट बनता है। रिजल्ट नहीं, एक बहुत अच्छी बात है कि अल्फा बीटा इनको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये भी तो हमारे पास रिजल्ट बनता है। तो पहले जो आपको क्वेश्चन दिया उससे जितने रिजल्ट बनते हैं, आपको जो गिवन उससे जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद प्रोसीड करो। ठीक है, उनके मदद से एक रिजल्ट फाइंड आउट करने का कोशिश करो। ठीक है ना। तो यहां पर हम पहुंचते हैं। तो इसमें देखो, अब अल्फा 10 और अल्फा 8 को एक साथ लिख लो। अल्फा 10 माइनस 2 अल्फा 8, एंड इधर माइनस प्लस 2 बीटा 8 माइनस बीटा 10 अपॉन 3 अल्फा 9 माइनस बीटा 9। यही है ना। चलो इसको मिटाता हूं, तो अब उसको इधर लाता हूं। तो हमारा हो जाएगा इस अल्फा 10 और 2 अल्फा 8 में अल्फा 8 कॉमन ले लेता हूं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, उसमें भी बीटा 8 ले लेता हूं, तो माइनस बीटा 8 ले लेता हूं, बेटर रहेगा। तो -2 प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और 3 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 का रहने देता हूं। ठीक है, कोई डाउट? अब हमारी बात यहां पर बनती है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस इक्वेशन से? कितना? 6 अल्फा। तो यहां पर 6 अल्फा डाल दो, और यहां पर कितना डालोगे? बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा डाल दो। 3 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। क्लियर है? तो ये कितना बन जाएगा? 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस 6 टाइम बीटा 9 अपॉन 3 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 बन गया। कॉमन निकालो 6, तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 अपॉन 3 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। ये पूरा कैंसिल हो जाता है और ये 2 इसका आंसर आ जाता है। कोई डाउट? एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो बस कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन है और प्रैक्टिस हमने की ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फंक्शन से। फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 5 टू द पावर एक्स अपॉन 5 प्लस
5 टू द पावर x, और फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड f1/20 प्लस f2/20 प्लस f3/20 प्लस f4/20 डॉट 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 प्लस f39/20। ऑप्शन 20 है, 29/2 है, 19/2 है और 39/2 है। देखो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या समझने वाली बात इसमें है? समझने वाली बात इसमें तब बनेगी ना जब तुम इस फंक्शन को समझोगे। ये फंक्शन और इनमें वैल्यूज को हम ये समझ रहे हैं कि इनकी जब हम इस फंक्शन में f(2 - x) पुट कर दें, ठीक है, f(2 - x) दैट इज 5 टू द पावर 2 - x बाई 5 प्लस 5 टू द पावर 2 - x, तो कितना आ जाएगा 5² बाई 5x, 5 प्लस 5² बाई 5x, तो आ जाएगा 5² बाई 5x, यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 5² बाई 5x, x कट गया, तो ये 25 बाई 5x, और तो एक तरह से बात को समझने की ये चीज है कि अगर आप f(2 - x) फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपका 5/5 का पावर x प्लस 5 ही निकलेगा। तो उससे क्या पता चला? उससे क्या पता चला? इसको और फर्स्ट फंक्शन को और इनको मतलब हम ऐड अप कर दें। अगर इनको ऐड कर दें तो इन दोनों की वैल्यूज सम करके 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, जोड़ के देखो, 5x बाई 5 प्लस 5x प्लस 5 बाई 5x प्लस 5, देखो क्या बन रहा है, 5x प्लस 5, 5x प्लस 5 कट के 1 आ जा रहा है, समझ रहे हो? तो अगर f(2 - x) पुट करोगे तो ये 5/5x प्लस 5 आता है, और ये वाली वैल्यू तो है ही, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम इसके साथ लेंगे तो इनकी वैल्यू जोड़ के क्या आएगी, जोड़ के 1 आएगी। तो ऐसे पेयर्स हमारे कितने बनेंगे? ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 1 का 39 के साथ, 2 का किसके साथ 38 के साथ, 3 का 37 के साथ, 4 का 36 के साथ, इस तरह सबका पेयर बनते जाएगा। बीच में अकेला कौन बचेगा? 20/20 अकेला बच जाएगा ना, तो 20/20 को इधर लिख दो, 20/20 को प्लस ऐसे पेयर बन जाएंगे 19, तो 19 गुणे 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19 प्लस f1 इससे कैलकुलेट कर लो, 5/5 प्लस 5 दैट इज 5/10 यानी 1/2, तो ये 119 प्लस 1/2 कितना आ गया, 19 प्लस 1/2 कितना आ गया 39/2, ऑप्शन में है डी नंबर। क्लियर है? यस सर। चल अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम कितने पहुंचे हैं? क्वेश्चन नंबर बच्चा 6 नंबर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a टू द पावर ax बाई a टू द पावर ax, और इधर दिया है कि a ग्रेटर देन 0 था और a बिलोंग्स टू रियल नंबर था, और ऑप्शन भी थे आपके 2√a, √2a, 2√2a एंड ऑप्शन डी आपका था 2√2a। देखो, तो ऐसे टर्म्स को मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया गया था, जिसको कहते हैं कि am इज ग्रेटर देन gm का यूज कर ले, क्योंकि देख रहा है अगर gm इसका लेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो a टू द पावर ax
प्लस a अपॉन a टू द पावर x बाई 2, ये इसका एम हो गया, ग्रेटर देन होगा किसके, इसके जीएम से, इसके जीएम से। तो ये 2 को उधर भेज दो, ये पूरा कट गया, क्या बचा, √2a, यही ना इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 2√a, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7। तो 7 नंबर था कि cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y की वैल्यू 3/2 है, जहां पर ये 0 से x लेस देन पाई के बीच में है। तो हमको sin x प्लस cos y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आर 1/2, √3/2 एंड 1 प्लस √3/2 एंड 1 माइनस √3/2। देखो ये मेथड को हम लोग क्लासिकल मेथड, मतलब कि हम लोग जनरल मेथड से कभी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट समझो, कंपटीशन में कैसे शॉर्टकट करोगे। तो अगर हम x की वैल्यू क्या रख लें, पाई बाई, लेट मी सी कितनी वैल्यू रखने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये π/3 पे सेटिस्फाई कर रहा है, समझो। तो x की वैल्यू π/3 इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस वाई, इतने पर ये पूरी तरह से इक्वेशन को क्या सेट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इतने वैल्यू रखने पर x और y की वैल्यू π/3 रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो करा दो सेटिस्फाई, cos π/3 प्लस cos π/3 माइनस cos 2π/3, इसकी वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 माइनस 1/2, माइनस में खुद आएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2 यानी 3/2। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी की मदद से इसकी वैल्यू निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √3/2, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3/2, C1, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थोड़ा फिजिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं भाई, थोड़ा फिजिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो फिजिक्स में डायमेंशन से तो बहुत क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, तो डायमेंशन से एक क्वेश्चन था, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना था, मैचिंग में था, प्लैंक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, वोल्टेज और मोमेंटम, इनका डायमेंशन फाइंड करना था, मैच करना था। बहुत आसान, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा ठीक ही था, वो भी इजी था। डायमेंशन ऑफ E² अपॉन 4πε/hc। अब भाई ये कोई मत कमेंट करना कि सर ये तो बस आप वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो मतलब बस कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मैंने जितना सिलेबस अपने चैनल पे कवर किया है, मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस उतना ही पोर्शन को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उतना ही पढ़ाया है तो मैं उतना ही कवर करूंगा। मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उतना कवर ही नहीं किया है अभी। तो इसका डायमेंशन आपको निकालना है, तो डायमेंशन निकालना है तो आप तो फॉर्मूला जानते हो कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर हो जाए E के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KE² अपॉन R² इक्वल टू F। तो यहां से आप K की वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि E² अपॉन 4πε
आर स्क्वायर एफ, इतने की वैल्यू तो आपको मिल गई ना, इतने की वैल्यू क्या, एफ आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन एच सी हो गया, और ये जानते हो इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है, तो ये एच सी कितने के बराबर हो गया, ई लेमडा के बराबर, तो हमको एफ आर स्क्वायर बाई ई लेमडा का डायमेंशन एज अ होल फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको लिख लो, मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू एल स्क्वायर अपॉन ई, कितना हो गया, ये हो गया ई, और लेमडा एल हो गया। देखो तो दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है क्या, पूरी तरह से कट गया, m जीरो एल जीरो टी जीरो, ये पूरी तरह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलें आगे। एक क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं जिसपे बहुत लोगों को डाउट था, सारे मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं, सभी को इस पे डाउट था, तो मैं सबका डाउट क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया था कि P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P, फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज मैथमेटिकली डील करना चाहता हूं। जैसे सपोज कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये दो वेक्टर P एंड Q दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं P क्रॉस Q करता हूं तो मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं ब्रदर, मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं। तो अभी मैं P क्रॉस Q लिखता हूं तो PQ साइन थीटा, सपोज मैं दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो दोनों का मॉड भी बराबर होगा, तो PQ साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक। अब अगर बात बढ़ती है कि Q क्रॉस P करना है, तो Q क्रॉस P ऐसे न करेंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे, ऐसे न करेंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे हम, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। या ऐसे भी करेंगे तो निगेटिव एंगल लेना पड़ेगा, या फिर ये एंगल ले लो, पॉजिटिव लेना चाहते हो, अगर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल लेना चाहते हो तो ये एंगल ले लो। तो इस एंगल को क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहां PQ साइन थीटा इक्वल टू, साफ यहां लिखता हूं, PQ साइन थीटा इक्वल टू QP साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये PQ और QP तो कट गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन 360 माइनस थीटा, तो यहां से थीटा बराबर 360 माइनस थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू 360, दैट इज थीटा इक्वल टू 180, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जीरो होगा कि नहीं होगा, इट इज क्लियरली 180, नो जीरो, 180 ही होगा, कोई इंटरवल से मतलब नहीं है, 180 ही आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि फिजिक्स यहां पर न्यूमेरिकली भी वही वैल्यू दे रहा है, तो फिर एक लीनियर मोमेंटम को तो एनटीए वालों ने पकड़ लिया है कि लीनियर मोमेंटम से बच्चों को खुश करना है, और लीनियर मोमेंटम का एक गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, लीनियर मोमेंटम से खुश कर दे रहे हैं। लो भाई लो लीनियर मोमेंटम से खुश हो जाओ, लीनियर मोमेंटम से खुश कर दे रहे हैं बच्चों को, लो खुश हो जाओ। तो लो भाई तुम लोग को हम भी खुश कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि दो मासेस का रेशियो दिया हुआ है, m1/m2 दिया हुआ है 4/16, और जो रेशियो है लीनियर मोमेंटम का वो n/2 है, और कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी ke1 इक्वल टू ke2 है। पिछले दिन वाला जो क्वेश्चन था वो तो महाचिंदी था, महा आसान था, आज वाला तो थोड़ा ठीक ही ठाक है, आज वाला तो उससे तो बेटर है भाई, ये तो बोलूंगा कि कल वाले लीनियर मोमेंटम वाले से तो आज वाला बेटर है, कल वाले से तो बेटर है, कितना भी है। तो इसको यहां लिख लो, m1v1 अपॉन m2v2 इक्वल टू n/2, इसकी वैल्यू डाल दो, इसको कटा लो भाई पहले, 1/4, तो v1/v2 यहां 1/4 इक्वल टू n/2, तो v1/v2 इक्वल टू n/2 इंटू 4, यानी क्या आ जाएगा 2n, v1/v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी को इक्वल बोल रहा है, कर दो इक्वल, m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया। तो यहां से हमको फाइंड आउट करने क्या बोला है भाई, हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है ना। तो m1 और m2 को लिख लो,
M1 हमारा M1 बाई M2 क्या है, M1 बाई M2 इक्वल टू V2 बाई V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो M1 बाई M2 कितना है, M1 बाई M2 1/4 है और V2 बाई V1 हो जाएगा 1/2n का स्क्वायर। तो 1/4 इक्वल टू 1/4n का स्क्वायर, ये कट गया, n की वैल्यू आ गई 1। क्या दिक्कत था, सिंपल तो था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया आज का, लेकिन उस दिन वाला तो बहुत इजी था, आज वाला थोड़ा ठीक ठाक था। चलो आज वाले को थोड़ा ठीक कह देता हूं, लेकिन कल वाला तो बहुत इजी था, आज वाला थोड़ा ठीक है, ठीक था, मतलब उतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन ठीक ही था, इजी था। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है, ठीक है, पूरा लंबा चौड़ा है, और लिखे हैं पूरा लंबा चौड़ा है, तो समझा देते हैं क्या कह रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर व्हेन इट क्रॉस्ड अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप। 5 मीटर, ये 5 मीटर की दूरी दी हुई है, 5 मीटर बिलो द टॉप। एनदर स्टोन इज, यहां थोड़ा लंबा बना दे, यहां से ये दूरी 20 मीटर लिख दे और इसको h मान ले। 25 कह रहा है, 25 कर दें। साइमल्टेनियसली जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। अब कितने समय के बाद बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है भाई, तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक। जब ये बॉल यहां 5 मीटर की हाइट पर पहुंच जाती है, ठीक है, जब ये बॉल अब यहां 5 मीटर की हाइट पर पहुंच जाती है, तब यहां से एक दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है जो कि 25 मीटर की, तो इस टॉप से 25 मीटर की हाइट के पर है, तब यहां से एक दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहां पर यह क्वेश्चन उठता है कि अगर ये दोनों बॉल एक समय पर ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, दोनों बॉल एक समय पर ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, तो हमको ये फाइंड करना है कि ये हाइट कितनी है। ये हाइट हमको फाइंड नहीं करनी है, हमको ये टोटल हाइट फाइंड करनी है, ये टोटल हाइट h1 हमको फाइंड करनी है कि ये कितने हाइट का टावर है, ये मेरे को फाइंड करना है। और कुछ गिवन नहीं है, मैं एक सेकंड में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं कि एनीथिंग अदर, कुछ गिवन नहीं है। चलो ठीक है, मैं पढ़ लिया हूं, कुछ गिवन नहीं है, मैं कर देता हूं। तो देखो बच्चा, अब यहां से ड्रॉप की हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से ड्रॉप किया, तो मैं फाइंड कर लेता हूं कि यहां पर जब ये बॉल पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh से, तो v² इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 5 कर दिया, तो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, यहां 10 आ गई, ठीक है। अब यहां से एक बॉल को ड्रॉप करना शुरू किया, मतलब इसका भी u 0, ठीक है। तो अब हम क्या माने, अब हम मानते हैं कि अब यहां से जब ये बॉल पहुंच गई उसी समय पर ये बॉल ड्रॉप करना शुरू है, तो मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी कितनी हो जाएगी, h + 20। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चा, h + 20, बहुत अच्छे। तो ये h + 20 हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो इस h + 20 को कवर करने में जितना समय इस बॉल को लगेगा, अगर उतने ही समय में ये बॉल इतनी दूरी तय को करता है, इतनी दूरी को ये बॉल अगर तय करता है, सेम टाइम अगर इन दोनों को लगता है, देन दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो मान लेते हैं कि t टाइम पे ये समय लगता है। तो अब अगर इस बॉल के लिए लिखते हैं, इसको फर्स्ट बॉल मानते हैं, इसको सेकेंड बॉल मानते हैं, तो अगर हम फर्स्ट बॉल के लिए लिखे मोशन का, तो फर्स्ट बॉल के लिए क्या लिखेंगे मैं कि ये दूरी कितनी है, तो ये हो जाती है 20 + h इक्वल टू ut, यानी 10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t², ये हो जाता है। और इसके लिए कितना हो जाता है, h इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू t²। बात समझ में आ रही है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको h फाइंड आउट करना है ना, बोलो, हमको h फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो अगर हमको h फाइंड आउट करना है तो h की जगह इसको रिप्लेस कर दें, h की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें,
तो रिप्लेस कर दो, तो 20 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये और ये वैल्यू कट गई, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 20 इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड। मतलब कि 2 सेकेंड में ये वाला बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये वाला बॉल यहां से यहां ही पहुंचेगा, ठीक है। क्लियर है बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है, तो ये कुछ गेन कर चुका है तो ये तो ज्यादा तेज चलेगा ना, ये तो थोड़ा 0 से स्टार्ट कर रहा है तो कुछ गेन करेगा। चलो, तो ये हमारी टाइम 2 सेकेंड आ गई। तो हमको फाइंड क्या करना है, हाइट, ये वाली हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर। तो ये हाइट 20 मीटर आ गई। हमको टोटल हाइट फाइंड करनी है, तो 20 प्लस 25 प्लस 5 दैट इज सॉरी यार 20, तो ये 45 मीटर। क्लियर है? सो दिस वाज a nice question from physics. So this was the overall discussion from quota point up to the syllabus we have completed. We have only discussed the mechanics up to Newton's laws of motion in this portion. Okay, so we have discussed only that much portion, and in mathematics we have not discussed too much, so we have discussed only few questions. Thank you.